20 एक काफ़ी एक्साइटिंग टाइम होता है हमारी ज़िंदगी में। ये वो डेकेड है या ये वो 10 साल है जब आप पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने लिए कमाना शुरू करते हैं और बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस गैदर करते हैं। पर 20 एक ऐसा टाइम भी होता है जब आप पहली बार फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनने की राह पे होते हैं एंड ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज़ होना ऑब्वियस है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 20s में करनी चाहिए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, जो इंश्योर कर सके कि आपका भविष्य सिक्योर हो, सेफ हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो? वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट से। अब 20s एक ऐसा टाइम होता है जब आपने जस्ट कमाना शुरू किया होता है एंड आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्ली आप 30s में कर सकते हैं या एक बार आपकी जॉब थोड़ी ज़्यादा हाई सैलरी वाली हो जाए तब आप शुरू करेंगे। इस तरह की सोच रखना एक आम बात है, बट ये बहुत ही गलत सोच है। एंड अगर आप देखें तो आपको जैसे ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप कमाना शुरू करें, आपको तभी से इन्वेस्ट करना या सेविंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया का 8th वंडर होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप जितने जल्दी सेविंग या इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें उतना ही आपके लिए फ्यूचर में जो कॉर्पस बिल्ड होएगा वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा फर्क भी आ जाता है। अगर आप टोटल वॉल्यूम में देखें, मान लीजिए अगर आप 22 की एज पे शुरू करें या उसकी जगह आप 28 की एज पे शुरू करें, तो जो आप सेविंग से एक कॉर्पस अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ा फ़र्क आ जाता है। अगर आप काफ़ी जल्दी शुरू करें तो ये कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा पैसे सेव करें। इतना सेव कीजिए जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपको आपकी सैलरी के हिसाब से ठीक लगे। अगर आप अपना करियर 22 या 23 पे शुरू कर रहे हैं तो मे बी 500, 1000 पर मंथ इस तरह की अमाउंट से सेव करना शुरू कीजिए। पर आपको वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए इतने जितने जल्दी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी होता है कि थोड़ी लॉन्ग टर्म विजन रखना। हमें हमेशा ये लगता है कि अगले 2-3 साल में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या 2-3 साल बाद करते हैं। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूँ, जब मैं अपने 30s में हूँ या 40s में होऊँगा, तो अगर मैंने जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा उतना ही मेरे लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है द टोटल कॉर्पस दैट यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पीरियड। अगर आप 5 या 6 साल जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कंपेयर टू 5 या 6 साल बाद। और इसीलिए आप जितने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें, जितना अर्ली स्टार्ट दें अपने करियर में सेविंग्स को, उतना बेटर रहता है इन द लॉन्ग टर्म। देखिए अगली चीज़ ये है कि सेविंग तो हम सभी कर लेते हैं, पर ये भी ज़रूरी है कि हम राइट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे सेव करें। अब इंडियन मेंटालिटी ये होती है कि जो भी आप पैसे बचा रहे हो उसे एफडी में डाल दो, क्योंकि एफडी सेफ है, सिक्योर है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा उसमें, जो कि एक अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं है कि एफडी एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सेविंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो एफडी पे जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो होता है लगभग 5 से लेकर 8%, अगर बहुत अच्छा साल हो या उस तरह के फेवरेबल मार्केट कंडीशंस हो। पर इस 8% पे भी जो भी आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स ब्रैकेट। इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 5% टू 30%, और उस पर अगर मैं सरचार्ज वगैरह लगा लूँ तो अप टू 33% तक भी टैक्स देना पड़ता है। तो जो नेट इफेक्टिव रिटर्न रेट आता है आपका वो लगभग 5-6% के आसपास गिर के आता है जो एफडी से मिलता है। अब एक चीज़ जो हम काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है जो चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं एंड ये भी लगभग इंडिया जैसी इकोनॉमी में हर साल 4 से 5% के आसपास रहती है। तो कोई चीज़ मान लीजिए अगर आपको पिछले साल 100 रुपये की मिल रही थी, वो इस साल आपको 104 रुपये की मिलेगी। तो इन्फ्लेशन एक तरह से सेविंग्स का दुश्मन है, और जो भी इंटरेस्ट आप एफडी पे अक्रू कर रहे हैं वो एक तरह से काउंटर बैलेंस हो जाता है थ्रू इन्फ्लेशन। इसीलिए एफडी शायद सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है सेविंग के लिए, और आपको और भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखने चाहिए। देखिए आप म्यूचुअल फंड्स हो गए, इक्विटीज़ अगर मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग रिस्की मानते हैं और इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, पर अगर आप तब भी इक्विटीज़ में डालें पैसे, म्यूचुअल फंड्स में डालें जो कि काफ़ी सेफ रहते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, 1-2 साल में हमेशा वेरिएशंस आती हैं, पर अगर मैं 5-10 साल के होराइजन से देखूँ तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से एफडीज़ को बीट करते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड या इक्विटीज़ में नहीं करना है और थोड़ा या और डाइवर्सिफाई करना है, आप डेट फंड्स को देख सकते हैं, जो कि एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूँ तो मुझे एक इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता है। इंडेक्सेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे जो मेरा टैक्स देना पड़ता है मुझे डेट फंड की इंटरेस्ट में, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो मान लीजिए अगर मेरा डेट फंड मुझे 8% पर एनम का रिटर्न दे रहा है और 3 साल से ज़्यादा मैंने होल्ड किया है उसे, और उन 3 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 4% था, तो जो मुझे टोटल टैक्स देना पड़ेगा वो सिर्फ 8 - 4 जो कि है 4%,
उतना जो इंटरेस्ट रेट कमाया है मैंने उसी पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि पूरे 8% पे। तो इसलिए डेट फंड एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है एफडी से जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और भी कई तरीके हैं, मैं कहूँगा अगर आपको ये सब भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप पीपीएफ में पैसे डालिए, ईपीएफ में पैसे डालिए, वॉलंटरी ईपीएफ में आप बढ़ा सकते हैं जो अमाउंट आपकी जाती है। ये भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसपे जो इंटरेस्ट अक्रू होता है एक तो एफडी से कहीं ज़्यादा होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपको इन चीज़ों पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एफडी को एक टूल ना समझे इन्वेस्टमेंट का, और भी कई ऑप्शन है मार्केट में जिन्हें आप देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस डेट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज या स्टॉक मार्केट और ईपीएफ, पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी। अच्छा, एक और फाइनेंशियल गलती जो हम में से काफ़ी यंगस्टर्स करते हैं कि जब हम शुरू में कमाना शुरू करते हैं तो सबको एक शौक होता है नई गाड़ी लेने का। जी हाँ, अच्छा शौक है, वैलिड शौक है ये, पर अगर आप एक समझदारी वाला डिसीजन ले सकें तो काफ़ी फाइनेंशियली प्रूडेंट होगा ये। देखिए अब अगर जो गाड़ी ले रहे हैं हम, जो कार की रीसेल वैल्यू होती है या कार की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा गिरती है पहले साल में। तो मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये की गाड़ी खरीदी है शोरूम से, तो जो सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन होएगा उसका वो पहले साल में होएगा। जो 70-60 रुपये की जो भी होगी एक साल बाद, वो सबसे ज़्यादा जो 40% डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो पहले साल में होएगी। तो इसलिए हमेशा अगर आप फाइनेंशियली सोचें तो एक ऐसी गाड़ी लेना जो शायद सेकंड हैंड हो पर इतनी ज़्यादा ना चली, वो हमेशा फाइनेंशियली ज़्यादा सेंस बनाता है बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी लेने की जगह। तो अगर आप ये कर सकते हैं एंड अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में इतनी कोई इशू नहीं होते हैं, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो हमेशा सेंस बनता है एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का, जो कि ऑफकोर्स इतनी भी पुरानी ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा स्पेंड उसकी मेंटेनेंस और अपकीप में जाए, पर एक डिसेंटली एज्ड कार जो अच्छी कंडीशन में हो वो लेना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है रादर देन बाइंग अ न्यू कार। और ऐसा भी है कि 20s में हम जो भी गाड़ी लेते हैं ऑफकोर्स कुछ साल में अपग्रेड करवाने की हमारी एक इच्छा भी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, हम बेहतरीन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। तो उस सेंस में जो पहली गाड़ी होती है वो आपके साथ इतने साल रहती भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा सेंस बनता है कि अगर आप एक गाड़ी ले रहे हैं अपने करियर के शुरुआत में, तो ऐसी गाड़ी लें जो सेकेंड हैंड हो, जिसकी जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन हो सकती थी वो ऑलरेडी हो गई हो, और उसके बाद उसे उतना इस्तेमाल करें जिसमें आप उसकी वैल्यू निकाल सकें। देखिए अब गाड़ी कोई स्मार्टफोन तो है नहीं जो आप हर 2 साल में बदलें, इसीलिए किसी भी एक गाड़ी से अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए ऑन योर इन्वेस्टमेंट, आपको एटलीस्ट 4, 5, 6 या 6 से ज़्यादा एक साल में उन लोगों को रिकमेंडेड है, पर अगर आप 6 से ज़्यादा साल नहीं रखना चाहते, एटलीस्ट 4 साल तो आपको वो गाड़ी अपने साथ रखनी चाहिए और उसी के बाद अपग्रेड के बारे में सोचना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है गिवन दैट गाड़ी कोई सस्ता परचेज नहीं है और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली इन योर 20s। तो उस हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। मेरी अगली एडवाइस ये है कि आपको अपने 20s में पैसिव इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए। जी हाँ, आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास, बट पैरेलली आपको एक बैकअप की तरह एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी परस्यू करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है ये, मान लीजिए आपकी कोई हॉबी है जो आपको लगता है कि मोनेटाइज की जा सकती है, जैसे अगर मैं टेक्निकल साइड पे देखूँ, वेबसाइट डिज़ाइन या कुछ इस तरह का फ्रीलांस वर्क या फोटोग्राफी, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिनने इस तरह के करियर्स भी बनाए हैं। तो वो अगर आपके पास में ऐसा स्किल है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपको उसे थोड़ा और होन करना चाहिए, रिफाइन करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए किस तरह से आप उससे पैसे कमा सकते हैं। और एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हमेशा आपको बनाए रखनी चाहिए, जो कि अगर कुछ ज़्यादा नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट को ही फ्यूल कर सकती है। या तो मतलब आप अपने प्राइमरी खर्चे अपनी नौकरी से निकाल सकते हैं और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप आपकी साइड गिग से कर सकते हैं। मैं ये भी बोलूँगा कि 20s एक ऐसा टाइम है जब आपको नई स्किल्स सीखने चाहिए, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम रिलेटिवली करियर में बहुत बिजी नहीं होते, बहुत इंटरेस्ट नहीं होते अपने काम में। तो एक दूसरी स्किल, अपना स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए, तरीके ढूंढिए जिससे आप इन्हें मोनेटाइज कर सकें आगे चल के। हो सकता है कि कल को ये आपका जो सेकेंडरी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है ये आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा बन जाए, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है। तो हमेशा ये एक ओपन माइंड होना चाहिए इन योर यूथ दैट यू नीड टू डेवलप एन एडिशनल स्किल दैट गोज बियॉन्ड योर प्राइमरी जॉब। और भी बहुत एडवाइस है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं आपको इस बारे में, पर मेरे ख्याल से ये 4 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए और कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं ये करना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें तो आप देखेंगे कि आपके 20s तो चलिए शायद आपको इतना इम्पैक्ट ना दिखे उनका, बट जब आप अपने 30s या 40s में एंटर करेंगे तो आपको इन कुछ अर्ली डिसीजंस की वजह से काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो सकता है इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन योर
फाइनेंशियल पोजीशन जस्ट बिकॉज आपने 20s में ये कुछ समझदार चीज़ें की थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरह की अगर आप और फाइनेंशियल टिप्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।